आप सभी का स्वागत है संस्कृत मंत्रा चैनल पे। मैं आप सभी को संस्कृत विषय से संबंधित बातें बताऊंगा, संस्कृत व्याकरण के बारे में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि अभी भारत सरकार द्वारा ही नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है, जो कोरोना महामारी के कारण आज सभी व्यवस्था तहस नहस हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन दे सकें, जिससे आप घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको संस्कृत मंत्रा के चैनल पर आप सभी को संस्कृत से संबंधित बातें बताऊंगा। तो आइए, किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे तो हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में एक भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और भाषा का ज्ञान होने के साथ साथ आपको उसका व्याकरण, जो जैसे कि हमारे शरीर में रीढ़ का हड्डी होता है मेरुरज्जु, ठीक उसी प्रकार से अगर हमको भाषा की ज्ञान अगर चाहिए तो हमें व्याकरण के ज्ञान लेना अति आवश्यक है। तो आइए हम बताते हैं कि भाषा में क्या जानकारी लेनी है आपको। तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में जाएंगे दोस्तों तो भाषा, उसके बाद व्याकरण और लिपि, ये तीन चीज़ की जानकारी अति आवश्यक है दोस्तों। आप सभी जहाँ भी बैठे होंगे मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं इस बात को। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो भाषा, व्याकरण और लिपि, ये तीन चीज़ अगर आपको जानकारी है तो आप अच्छे तरह से वहाँ के वातावरण को, इस भाषा को, संस्कृत को अच्छे से जान सकते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड में संस्कृत बहुत मान्य विषय है। अगर आप संस्कृत विषय में नहीं पास होते हैं तो आप 4 विषय में पास हो जाएंगे, तो संस्कृत में नहीं हो पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप 10वें वर्ग के अगर बच्चे हैं, 8वें वर्ग के हैं, 7वें वर्ग के हैं, जो भी वर्ग के बच्चे हैं, आप इसको आप जानकारी रखेंगे तो आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, सबसे बड़ी की बात आइए दोस्तों हम बताते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो भाषा की जानकारी होगी, तभी वहाँ के वातावरण को आप बेखूबी से समझ पाएंगे। तो भाषा का मतलब होता है कि भावना व्यक्त करना, आमने सामने आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो भाषा का एक रूप होता है। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपकी इच्छा क्या है, तो एक बोलने के माध्यम से आप उसको संकेत के माध्यम से और लिखित के माध्यम से, ये 3 तरीके से आप जान सकते हैं। तो भाषा मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। आपको हम यहाँ पे लिखित रूप में भी दे सकते हैं। मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को प्रकट यानी व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए, हमने जैसे कि आपको मौखिक रूप से बताया, फिर मैंने इसको लिखित रूप से बताया। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास बोलने की, लिखने की अगर क्षमता ना हो तो वो संकेत भी कर सकता है। मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अब किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वहाँ की भाषा को जानकारी लेना जरूरी होगा, तभी वहाँ के वातावरण के बारे में आप जान सकते हैं। आप किसी भी वर्ग के छात्र हों, अगर आपको उस भाषा की जानकारी नहीं है, खासतौर से संस्कृत की जानकारी नहीं है, तो संस्कृत भाषा के बारे में आपको जानना है तो इस परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। वैसे भाषा का बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक है, विद्वान लोग हैं जो भाषा की बहुत सारी परिभाषा दिए, लेकिन हम इसको बेहतर ढंग से मानते हैं। आपको यकीन होगा
आप जान सकते हैं कि इसको अगर आप जान लिए तो किसी भी क्षेत्र में इसको बता देंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं या रूप भी कह सकते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। वैसे भाषा के मुख्य 2 ही भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। और तीसरा ऐसे जिस व्यक्ति को ईश्वर ने बोलने की शक्ति न दे हो, लिखने की शक्ति नहीं दिया हो, तो वो संकेत कर सकता है, इशारा जिसे कहते हैं, इंडिकेट करना होता है। तो मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मुझे उम्मीद है कि आप भाषा के बारे में जानकारी ले लिए होंगे। हम आपको मौखिक रूप से ही आपको परिभाषित कर देते हैं कि मौखिक भाषा किससे कहते हैं। जब हम अपनी वाणी को, अपने बातों को, मन के बातों को किसी के सामने जब प्रकट करते हैं मौखिक रूप से, मुख्य रूप से बोलकर, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को, अपने बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को किसी के सामने संकेत के रूप में, इशारा के तौर पे कहते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। आप इसकी संस्कृत बात देख लीजिए, मानवम यस्य साधनम या माध्यमस्य सहायतां स्वः विचारं प्रकट कुर्वन्ति एतस्य भाषा कथ्यते। मतलब कि मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा से 3 भेदम भवति, भाषा के 3 भेद होते हैं। या रूपम भवति, यथा यानी जैसे, पहला मौखिकम भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो आप देख सकते हैं कि भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये भाषा आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, तो आइए भाषा की जानकारी हम ले लिए। अब हम व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण बहुत ही आवश्यक है किसी भी भाषा को जानने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, संस्कृत हो, माने तमाम भाषा जितने भी लैंग्वेज है, भाषा हैं, उन सभी भाषाओं को जानने के लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है ना। तो देखिए, व्याकरण जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है एक मेरुरज्जु के आधार पर टिका हुआ है, तो हम सीना तान के खड़े होते हैं, नहीं तो कब के झुके होते। तो जब हम भाषा की जानकारी लेंगे तो हमको शुद्ध है या अशुद्ध है, हम क्या बोलते हैं, सही क्या गलत, तो उसकी जानकारी कैसे होगी? तो व्याकरण से होगी। तो व्याकरण जो होता है रीढ़ का हड्डी एक तरह से होता है और भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है। तो व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी होता है। और संस्कृत में अगर आप संस्कृत व्याकरण नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने, क्योंकि संस्कृत प्राचीन भाषा है और प्राचीन भाषा से सभी भाषा निकला हुआ है। जैसे बैंकों का बैंक RBI है, उस बैंक के द्वारा ही सभी बैंक ऋण लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस भाषा के द्वारा सभी भाषा जो है अपना ऋण दिया, अपना ऋण इससे लिया। आप कोई भी बात देख लीजिए, प्राचीन संस्कृत से ही मिलेंगे आपको, संस्कृत के अलावा कहीं है नहीं। तो देखिए, व्याकरण हम जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं।
अर्थात आप संस्कृत में भी देख सकते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अननेति इति शब्दाम व्याकरणम कथ्यते। जैसा कि हम हिंदी लिख दिए उसी का संस्कृत बता दिया आपको कि हम जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अननेति इति शब्दाम व्याकरणम कथ्यते। अब देखिए संस्कृत व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, पद और वाक्य। वर्ण, पद और वाक्य। वर्णों से पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर, ध्वनि जिसको कह सकते हैं, पद मतलब शब्द, और वाक्य मतलब सेंटेंस, है ना। तो वर्णों से पद बनते हैं और पदों से वाक्य। जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, यथा, जैसे हम कोई एक शब्द लेते हैं, अक्षर वर्ण लेते हैं, र जोर आ जोर म जोर अ। अब देखिए दोस्तों, ये चारों जो हो गया क्या हो गया, वर्ण हो गया। और इन वर्णों को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक शब्द बनता है, राम, यानी कि पद। और पद का अर्थ मैं हिंदी में बताया है शब्द होता है। तो वर्णों से क्या बना, पद बना। और जब इसी बात को हम एक सेंटेंस, वाक्य के तौर पर लिखेंगे तो राम पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो वर्णों से पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं कि व्याकरण की क्या परिभाषा है। हम जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अननेति इति शब्दाम व्याकरणम कथ्यते। संस्कृत व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, पद और वाक्य। अब यहाँ पे देखिए हम वर्ण विच्छेद करके बता दिए, र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ बराबर राम, यानी पद एक शब्द बन गया और शब्द से क्या बन गया, वाक्य। तो ये है। तो अब आइए, अब हम बताएं कि भाषा के बारे में बता दिए, व्याकरण बता दिए, तो आपका बच गया लिपि। अति आवश्यक है, किसी भी भाषा को जानने के लिपि की जानकारी लेना अति आवश्यक है। तो आइए अब हम लिपि के बारे में जान चलिए दोस्तों, तो आइए आप लिपि के बारे में जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि भाषा के लिखने की शैली यानी ढंग, तरीका जिसको कहते हैं आप, तो भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। वैसे और भी भाषा है जिसकी लिपि क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। वैसे तो दुनिया में लगभग 5000 भाषाएं हैं जिसमें मुख्यतः 2796 भाषा बोली जाती है और उसकी 400 लिपियाँ हैं, जैसा कि मैं आगे आपको नोट के रूप में बताऊंगा। तो अब देखिए कि भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अब कुछ भाषा के बारे में जानकारी लेते जो काफ़ी प्रचलित है। तो देखिए भाषा लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है जिसको अरबी भी कहते हैं, उसके बाद पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो इन तमाम भाषा की लिपि है और सभी भाषाओं की लिपि अपना अपना होता है। और उसी लिपि में, लिपि का इंग्लिश होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कहानी को भी भाषा का लिखने का मतलब हुआ कि उसको किस ढंग से लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, किस तरीका से लिखा गया, ये होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी बताया दोस्तों। तो जैसे कि हम इसको मिटा के आपको बताएंगे कि हमारे संसार में कितनी भाषा बोली जाती है और कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, कुछ नोट याददाश्त की बातें हैं मैं बता देना चाहता हूँ। आपसे उम्मीद है कि इस बात को आप जानते हैं तो बेहतर है, और नहीं तो आप जान लेंगे तो बेहतर लगेगा आपके लिए। तो देखिए नोट नंबर 1 है कि संसार में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है, लगभग। उसके बाद नंबर 2, 2796 भाषाएं संसार में बोली जाती है ना। यहाँ पे जो है 5000 भाषा बोली जाती है, उसमें मुख्यतः 2796 भाषा ही है संसार में बोली जाती है।
उसके बाद संसार में लगभग 400 लिपियाँ हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 5000 भाषा में 2796 भाषा प्रचलित है, जिसमें 400 लिपियाँ हैं। इसी के तौर पे ये संसार आज प्रचलित है, उसमें नंबर 1 संस्कृत भाषा आता है। इसी भाषा से सभी भाषाएं निकली है। जैसे बैंकों का बैंक RBI है, उसी से सभी बैंक ऋण लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा से ही सभी भाषा प्रचलित हुए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई त्रुटियां नज़र आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बता सकता हूं। आप इस वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले संस्कृत मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो भी वीडियो आपको प्राप्त होगा वो जल्द मिलेगा और आप अपने को जानेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और उसके बाद मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।